प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो मेरा सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर देखिएगा वीडियो को, उसके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोग को वीडियो ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताए थे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो आभासी और सीधा, आभासी मतलब क्या बताए थे, आभासी मतलब सीधा, क्या बताए थे, सीधा, यानी सीधा रहेगा तो बोल देंगे आभासी और उल्टा रहेगा तो क्या बोलेंगे, वास्तविक, ठीक है ना। तो होगा आभासी और सीधा। तो यहाँ वास्तविक है ये नहीं होगा, तो यहाँ पर काल्पनिक, काल्पनिक को बोलते हैं आभासी। तो इसका आंसर खो होगा सही। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा 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 आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जितना ऊंचाई वस्तु का उतना ऊंचाई प्रतिबिंब का। आगे बढ़ते हैं, परावर्तन का कोण होता है। तो हम पढ़ाए थे क्या, पढ़ाए थे आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन, यहाँ बोल रहा है परावर्तन का कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देख लो, परावर्तित किरण, यह नहीं, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, तो इसका घ नंबर सही होगा। आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रकाश के परावर्तन के का कितने नियम है। तो बताए थे प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। क्या बताए थे, पहला नियम आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ये बताए थे। दूसरा बताए थे आपतन कोण यानी कोण I बराबर परावर्तन कोण, ये 2 नियम बताए थे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे, मैं जो हम फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ाए थे, अगर वो कंप्लीट आप लोग नहीं देखे तो वो पहले कंप्लीट देख लें, उसके बाद यहाँ पर आए तो आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ आएगा। आप लोग हमें आंसर देने से पहले आप लोग खुद आंसर दे दीजिएगा अगर वो वीडियो देख लीजिएगा तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो हम जानते हैं कि एक ही दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब देता है, वास्तविक देगा यानी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। तो एक ही दर्पण है जो हमेशा हमेशा नहीं, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देता है। वो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। तो वह एकमात्र दर्पण है जो क्या देता है, वास्तविक प्रतिबिंब देता है। तो वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। समतल दर्पण वास्तविक नहीं, समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब देता है और सीधा प्रतिबिंब देता है। उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब देता है, लेकिन उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है वस्तु से। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी और सीधा, वो वस्तु के बराबर होता है। और एकमात्र दर्पण है अवतल दर्पण जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सभी तरह प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जानते हैं समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल भी होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण भी होगा। और अवतल दर्पण में पढ़ाए थे, अवतल दर्पण में भी एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है। वो कहाँ पर, तो जब हम ध्रुव यानी P और फोकस यानी F के बीच वस्तु रखे थे तब इधर बना था प्रतिबिंब, ठीक है ना। यानी तीनों दर्पण में बनता है। तो यहाँ समतल भी होगा, अवतल भी होगा, उत्तल भी होगा। अंतर यही है कि समतल में हमेशा हमेशा लिखा रहेगा, तो समतल में हमेशा बनता है और उत्तल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में हमेशा नहीं बनता है। इसमें एक बार बनता है, कब, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। तो हमेशा यह नहीं बोला, तो यहाँ हो जाएगा तीनों दर्पण। क्या होगा, उपयुक्त में से तीनों प्रकार के दर्पण। आगे, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के बराबर बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो जब P और F के बीच रखा रहता है तो वस्तु से बड़ा बन जाता है। तो बताओ, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है। तो एकमात्र दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, जिसमें क्या होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो होता है वस्तु से छोटा। और समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा वो होता है वस्तु के बराबर। और अवतल दर्पण में एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो, लेकिन प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा घ। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। समांतर किरणपुंज बोल रहा है, मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों होगा, क्योंकि हम पढ़ाए थे अवतल दर्पण आप लोग को कि अवतल दर्पण में ये मान लो ध्रुव है, ये है मान लो फोकस। जब फोकस पर वस्तु होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, इससे किरण जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है ना। जितना देरी पर आई उतना देरी पर चला जाएगा, तो क्या होता है, दूसरे समांतर हो जाता है। कहाँ चला जाता है प्रकाश, अनंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अनंत में, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, अनंत में चला जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि
जो ये किरण जा रही है टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जो किरण जा रही है वो क्या हो जाता है, दूसरे के समांतर हो जाता है। ठीक है, तो समांतर बोल रहा है तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो जानते हैं फोकस पर बोल रहा है बनता है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो बोल रहा है कहाँ पर वस्तु को रखे कि प्रतिबिंब फोकस पर बने? तो हम जानते हैं जब वस्तु अनंत में हो, कहाँ पर हो, अनंत में हो। जैसे शून्य मान ली अनंत में है, जब वस्तु अनंत में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इसका आंसर होगा अनंत। और जब वस्तु रहेगा फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में, यानी उल्टा भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फोकस दूरी जो है यानी एफ जो है उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर की आधी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आधी। अवतल दर्पण यहाँ लिख दिया, लेकिन कोई भी दर्पण लिखे, अवतल दर्पण लिखे या उत्तल दर्पण लिखे, दोनों के लिए ये क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, क्या बोल रहा है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस है, ये दोनों के बीच है, तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा और क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है हमेशा आभासी। क्या बनता है, आभासी। और आभासी यानी सीधा, क्या होगा, सी, देखो यहाँ पर भी सी, यहाँ पे आभासी, सी से सीधा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर यही होगा। देखते हैं आगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखो आंसर तो क्या बताए थे, आभासी बनेगा, पहले दर्पण के पीछे बनेगा, फिर आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो देखो आभासी और बड़ा दिया हुआ यहाँ पर, यहाँ वास्तविक दे दिया, खत्म हो गया, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। यहाँ आभासी और छोटा दिया हुआ, तो आभासी छोटा कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में, तो आभासी और बड़ा, इसका गो नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक जिसको बोलते हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, याद रखना, जब भी बोलेगा आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा। ठीक है ना, प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, याद रखना, आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा बनता है अवतल दर्पण में। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। बताए थे आभासी बोल दिया, सीधा बोल दिया, तो आभासी और सीधा समतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में बनता है बराबर, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा तो बना नहीं। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है वस्तु से छोटा, तो वो तो आवर्धित हुआ नहीं। तो एकमात्र दर्पण है अवतल दर्पण, जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और बड़ा को ये क्या बोलते हैं, आवर्धित। तो आवर्धित दर्पण एकमात्र है कौन सा, अवतल दर्पण। कहाँ रखते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसका आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। जैसे बोलेगा आवर्धित प्रतिबिंब तो उससे आवर्धित, उससे अवतल दर्पण, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और यही वाहन के जो है हेडलाइट एवं सर्च लाइट में जो दर्पण लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताया था हमेशा क्या होता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और हमेशा वो जो प्रतिबिंब होता है वो होता है सीधा और आभासी, सीधा और आभासी और वस्तु से छोटा। तो देख लो सीधा मिल गया, और आभासी को ही बोलते हैं हम काल्पनिक, क्या बोलते हैं, काल्पनिक। ठीक है ना, और वस्तु से छोटा भी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो हमेशा सीधा, हमेशा दर्पण के पीछे, ठीक है ना, हमेशा आभासी, सीधा है तो आभासी बोलेंगे, और हमेशा वस्तु से छोटा। तो यहाँ पर आंसर मेरा हमेशा सीधा, तो हमेशा सीधा मारेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और बताया था वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, यानी पीछे की वस्तु देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का। फिर बताया था गाड़ी के हेडलाइट में सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण का। फिर डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला, दांत आदि के जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो होता है अवतल दर्पण का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण हो सकता है। बोल रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। बताना कौन दर्पण हो सकता है, तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखो, हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा समतल दर्पण में, लेकिन हमेशा सीधा बनेगा। तो एक हो गया मेरा समतल दर्पण। दूसरा बताए थे
उत्तल दर्पण में, किसने बताए थे, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखो, दर्पण के सामने हमेशा प्रतिबिंब बनेगा उसका, दर्पण के पीछे और फोकस दूरी और पी के बीच बनेगा, फोकस दूरी और पी के बीच बनेगा, और हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इसमें भी सीधा, इसमें भी सीधा। तो बोल रहा है दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो कौन दर्पण होगा, समतल भी होगा, उत्तल भी होगा। जिसका आंसर होगा गो नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है, तो ये दोनों दर्पण के लिए सत्य है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सभी के लिए सत्य है। जिसका आंसर होगा उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है, गो नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को बताना है। तो देखो ये क्या है, ये सीधा गया है 90 डिग्री पर। तो सिंपल बात है, जब सीधा ये 90 डिग्री पर गया तो 90 डिग्री पर लौटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पर लौटते हुए नहीं दिखा रहा है, इधर मुड़ गया। तो ये क्या है, गलत। अगला देखते हैं। जब ये क्या है, समांतर आई है, कहाँ है, ये समांतर आई है, ठीक है ना, और ये दर्पण किधर मुड़ा हुआ है, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। तो ये क्या उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण है तो दर्पण ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, तो इसको ऊपर भागना चाहिए और फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं दिया है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत नहीं हो रहा है, यानी ये भी क्या है, गलत है। अगला देखते हैं। समांतर आ रही है, जब जानते हैं किरण समांतर आती है तो कहाँ जाती है, फोकस से जाती है, या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में फोकस से जाएगी और यहाँ पर प्रतीत होगी। तो यहाँ फोकस से नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, यानी इसलिए भी ये भी गलत है। फिर अगला देखते हैं, डी नंबर देखते हैं, घ नंबर देखते हैं। तो घ नंबर में क्या है, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हुआ है। तो जब वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होता है तो 90 डिग्री पर टकराता है। कितना डिग्री पर टकराता है, 90 डिग्री पर टकराता है। जब 90 डिग्री पर टकराता है तो क्या होता है, पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। तो देखो जब पुनः उसी पथ पर लौट रहा है यानी सही है। तो जब किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन होने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, सही दिखा रहा है, यानी घ नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, तो देखो m का अर्थ बताया था, अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा। और m का अर्थ अगर प्लस में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और अगर माइनस के साथ दो लिखा हुआ है, या 3 लिखा हुआ हो, या 4 लिखा हुआ है, कोई भी अंक लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो माइनस का मतलब हो गया उल्टा बन रहा है, और 2 का मतलब होगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से 2 गुना हो रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है। प्लस का मतलब हो गया क्या, सीधा बन रहा है। अगर यहाँ लिख देते हैं हम 5 तो प्लस का मतलब वो सीधा बन रहा है, लेकिन 5 का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से 5 गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, प्रकाश में चलता है, तो प्रकाश हमेशा क्या चलता है, सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ सीधी रेखा भरना है या सरल रेखा, दोनों सही है। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रहे तो अपना पूर्व पथ से विचित हो गया, इसी घटना कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर ये टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता तो इसको कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको बोलते हैं स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम बराबर क्या होता है, स्नेल का नियम बराबर यानी म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में पर जाती है तो क्या होता है। देखो ये मान लिया ऊपर हवा है, तो यह विरल माध्यम है, ऊपर हवा है,
ठीक है ना। तो ये विरल माध्यम है, नीचे मान लो पानी है तो ये सघन माध्यम है। तो विरल से जा रहा है सघन में, तो विरल से सघन जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इसका डी नंबर यानी घ नंबर सही हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा, सघन से अगर विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो हो गया 3 नंबर। जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, बोल रहा है कि ये एक सतह है, इस पर लंबवत पड़ेगी तो क्या होगी, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। क्या होगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। और इसी पर आपतित किरण यही है, अपवर्तित किरण यही है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं हुआ, गैप नहीं हुआ यानी कोण नहीं बना। जब कोण नहीं बना तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर 0 डिग्री होगा। 90 नहीं मार देना, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। कब, जब 90 डिग्री पर आएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। और परावर्तन में क्या होता था, 90 डिग्री पर आता था तो उसी पथ पर लौट जाता था। उस समय भी आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री होता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होने के कारण क्या है। देखो, पानी से भरी बाल्टी पूछे या मछली पूछे, कम मछली की ऊंचाई कम दिखाई पड़ रहा है, या सिक्का पड़ा हुआ है बाल्टी में तो सिक्का की गहराई कम मालूम पड़ रहा है, मछली की गहराई कम मालूम पड़ रहा है, या बाल्टी में छड़ी रखा हुआ तो वो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, बाल्टी में छड़ रखा हुआ तो टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है। ये किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्या होगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका ख नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका को नंबर सही होगा, प्रकाश के चाल में परिवर्तित होने के कारण उसका चाल में परिवर्तन होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पानी में कितना होता है, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 2.25 किलोमीटर पर सेकेंड। हवा में कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखो चाल परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। चाल के कारण होगा छो का को नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध। देखो सघन माध्यम बोल दिया, तो चलो यहाँ मान लिया हम पानी है तो ये हो गया सघन माध्यम, ये मान लिया हवा है तो ये हो गया विरल माध्यम। तो सघन से ये क्या अभिलंब है, सघन से आ रहा है कहाँ पर, सघन से कहाँ पर आ रहा है, यह अभिलंब मान लिए। सघन से आ रहा है कहाँ पर, हवा में जा रहा है यानी विरल में जा रहा है। तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो देखो ये कोण क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये हो गया अपवर्तन कोण यानी आर। और ये कोण क्या हो गया, ये कोण क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया आई यानी आपतन कोण। तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। देखो कहाँ लिखा हुआ है ये बात, तो ये बात कहाँ लिखा हुआ है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। यहाँ लिखा हुआ है गो नंबर में अपवर्तन कोण बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, तो आपतन कोण से बड़ा होता है। 7 का गो हो जाएगा सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म में अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करता है, दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलता तो मुड़ जाती है। बोरा किधर मुड़ जाती है, तो आप लोग सिंपल जानते हैं कि जब भी प्रिज्म से होकर आपतित किरण जाएगी तो वो हमेशा आधार की ओर मुड़ती है। आधार, ये नीचे क्या है, आधार है। तो देखो यहाँ गया आधार की ओर, नीचे मुड़ा, इतना झुका न, तो आधार की ओर मुड़ा, फिर देखो नीचे झुका, फिर आधार की ओर मुड़ा, तो हमेशा आधार की ओर मुड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। खो नंबर सही, 8 का खो। नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है क्या, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर उस बिंदु पर मिलती है तो उसे कहते हैं। बोल रहा है क्या कि किसी बिंदु से किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर, कोई लेंस है अगर उससे अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्योंकि किरण हमेशा समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा को नंबर सही। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे समांतर के बात नहीं किया है, समांतर के बात नहीं किया। डैड बोला बिंदु से प्रकाश आ रही है और लेंस से अपवर्तित हो गई, तो जिस बिंदु पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बिंदु, क्योंकि वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो नो का घो होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है। सिंपल बात है, जो पारदर्शी पदार्थ रहेगा उसका लेंस बनाने में उपयोग करेंगे। प्लास्टिक पारदर्शी तो लेंस बन जाएगा।
कांच पारदर्शी होता है, लेंस बन जाएगा। कन्फ्यूजन हो गया इसमें और इसमें। तो लकड़ी भी कुछ होता है ना, इस पार से उस पर लकड़ी का छाल लेंगे, कुछ लकड़ी का छाल इस तरह होता है कि इस पार से उस पार उसको जब सफा कर दिया जाता है, ठीक है ना, फैक्ट्री में जाकर तो इस पार से उस पार दिख सकता है। तो लकड़ी भी हो जाएगा, लेकिन मिट्टी कभी भी पारदर्शी नहीं होता। 10 का गो नंबर सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा क्या, निम्नलिखित में कौन सी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल लेंस बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल लेंस बनाता है। और दर्पण बोलेंगे तो अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो बोलेगा कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस, ये दोनों ऑल राउंडर है। वास्तविक भी बनाएगा, आभासी भी, ये दोनों बनाएगा, उल्टा भी, सीधा भी, बड़ा भी, छोटा भी, आगे पीछे सब बनाएगा, ठीक है। तो दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। और अवतल लेंस हमेशा आभासी, और दर्पण में उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं क्या, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो हम स्नेल का नियम बताए थे, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो देखो कहाँ पर है, ये को नंबर सही हो जाएगा, 12 का को। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, ठीक है ना, दूसरा माध्यम में गया जिसका अपवर्तनांक n2 है, ठीक है ना। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर है। तो साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, ये उल्टा होता है। आई है तो ऊपर में लेना है n2, ठीक है ना, और नीचे लेना है n1। यानी कौन लिए हम साइन, मान लो ये क्या है, जैसे किरण आई इधर चल गई, तो यह है आई और यह है आर, यह है n1, यह है n2। तो आई आर लिए, इधर से लेना है n2 और n1, यानी अपवर्तनांक उल्टा होता है। तो इसका हो जाएगा घ नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्ब में रखे हुए कांच के आयताकार स्लेब से हवा किरण के पथ नीचे चित्र 2.40 में दिखाए गए हैं। कांच का अपवर्तनांक डेढ़ है, तो दर्ब का अपवर्तनांक क्या होगा। यहाँ तुम आप लोग को ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रहा है, लेकिन इसका पथ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी ये अपवर्तित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना अपवर्तनांक इस द्रव का है, जो ये द्रव भरा हुआ है, ये द्रव जो है, जो इसमें द्रव भरा हुआ है, जिसका जितना अपवर्तनांक इसका है उतने अपवर्तनांक कांच का होगा। तब ना दोनों का शक्ति बराबर है, इसलिए दोनों में किरण इधर उधर नहीं बुरा, क्योंकि दोनों शक्ति बराबर था, दोनों का अपवर्तनांक बराबर था। यानी कांच का अपवर्तनांक भी कितना होगा, द्रव का अपवर्तनांक भी कितना होगा, और कांच का अपवर्तनांक भी कितना होगा, दोनों का डेढ़ ही होगा, क्योंकि डेढ़ दिया हुआ तो डेढ़ ही होगा। तो इसका ख नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, देखो ये उत्तल लेंस है, तो किनारे की अपेक्षा, किनारे में पतला और बीच में मोटा, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो को नंबर सही हो जाएगा। जबकि अवतल लेंस का बात करेंगे तो ये किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है अवतल में, ठीक है ना। तो इसका को नंबर सही होगा 16 का। नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थान पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और बराबर बने। तो कहाँ बराबर बोल दिया, यहाँ से पकड़ो तुम लोग, बराबर बोल दिया। तो बराबर बोल दिया तो कहाँ रखेंगे, सिंपल बात है। ये एक होता है f और एक होता है क्या, 2f। फिर इधर भी f और इधर भी क्या है, 2f। क्या है, 2f। इधर का बोलते हैं 1, इधर का 2, इधर बोलते हैं 1 इधर का बोलते हैं, इधर का बोलते हैं 2। तो कहाँ रखने पर बराबर बनता है, सिंपल बात है, फोकस दूरी के दुगना दूरी पर, यानी 2f पर, फोकस दूरी के दुगने दूरी पर रखने पर, उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखने पर हमेशा प्रतिबिंब बराबर बनता है। तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर सही। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तल लेंस पे जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखो, उत्तल लेंस से बोल दिया है कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, फोकस और प्रकाश के यानी लेंस के बीच में, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के पीछे बने, वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। छठा स्थिति में जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रहता है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन जाता है, और कैसा बनता है, बड़ा, सीधा, आभासी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा और आभासी बोले तो काल्पनिक, यानी को नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन ध्यान से समझो। बोल रहा है क्या, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है, अब प्रतिबिंब भी जो है उतने ही दूरी पर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर बन रहा है। तो कब बनता है, जब फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखा रहता है, यानी 2f पर जब वस्तु रखा रहता है तो वस्तु भी वही और प्रतिबिंब भी वही बनता है। इसका मतलब वही हुआ ना, यानी फोकस दूरी के दुगनी दूरी बराबर कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो पूछा फोकस दूरी कितना होती है, बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी उससे आधा हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यानी इसमें आंसर सही हो जाएगा
गो नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता क्या होगा, क्षमता बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है 1/f, क्या होता है 1/f। और जब सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक है ना, तो ये होता है जब मीटर में दिया हो तब ये लगाओ, जब सेंटीमीटर में लगा दिया हो तो ऊपर दे दो 100, कितना दे दो 100, और नीचे एफ का एफ। तो देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100 का 100 लिख दिए, और एफ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 यहाँ दे दो, 20 × 5 कितना होगा 100, तो 5 डायोप्टर। क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है तो 5 डायोप्टर। अब देखो 5 डायोप्टर यहाँ भी है, 5 डायोप्टर यहाँ भी है, तो अब पकड़ना है कौन सही होगा, तो अवतल लेंस है, क्या है अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस किधर होता है, तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है वस्तु की ओर, यानी ये लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में अवतल लेंस का क्या होता है माइनस होता है फोकस दूरी, तो माइनस वाला सही होगा, यानी घ नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि किसी वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी दूरी पर हो तो प्रतिबिंब होगा। बोला कि यदि किसी वस्तु है उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूनी दूरी के बीच में हो, यह उत्तल लेंस है, यहाँ मान लीजिए फोकस है, यहाँ फोकस की दुगनी दूरी यानी 2f है, इसके बीच में वस्तु रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सिंपल बात है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा f, और यहाँ पर मान लेते हैं 2f है, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा f1 f2, f1 वाला f2 वाला इधर होता है अनंत। तो कहाँ बनता है, आप लोग जानते हैं कि जब वस्तु 2f थी फोकस दूरी की दुगनी दूरी और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है अनंत और 2f के बीच, यानी 2f2 के बीच, यानी यहाँ बनेगा। तो अनंत और 2f2 के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, और सीधा बने बड़ा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। तो देखो खोजो इसमें कौन है, उल्टा और वास्तविक कहाँ है, तो उल्टा, उल्टा, वास्तविक और बड़ा, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, समझने लायक है। बोल रहा है कि जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लें यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपल बात हम समझते हैं, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु फोकस दूरी और लेंस के बीच हो, यानी फोकस और लेंस के बीच हो, यानी ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यानी फोकस दूरी इसका 20 से ज़्यादा होगा, फोकस दूरी क्या होगा 20 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ आभासी बोल दिया। आभासी कब बनता है, जब फोकस और लेंस के बीच वस्तु रखा हो, तो वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखा है, तो पूछा फोकस दूरी कितना होना चाहिए, तो फोकस दूरी कितना होना चाहिए 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर से अधिक, 22 का खो हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस द्वारा, ठीक है ना, लेंस में अवतल, और दर्पण में बोले तो दर्पण में हो जाएगा कौन, उत्तल, कौन हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो दर्पण में उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, और लेंस में अवतल लेंस में हमेशा हमेशा काल्पनिक यानी आभासी यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता +5D है। देखो पहले प्लस है, तो प्लस किसका क्षमता होता है, तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस में किधर होता है फोकस, तो इधर होता है, मुख्य फोकस इधर होता है इसलिए ये माइनस हो गया। उत्तल लेंस से मुख्य फोकस किधर होता है, तो ये साइड होता है इसलिए ये प्लस हो गया, तो ये प्लस में दिया हुआ है यानी उत्तल लेंस होगा। सबसे पहले तो इतना समझ आ गया, तो उत्तल लेंस कहाँ पर है, तो उत्तल लेंस एक यहाँ पर है और एक उत्तल लेंस और क्या एक यहाँ है। अब देखना है यह होगा 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी की 20 सेंटीमीटर वाला, ये देखना है। तो पी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f, क्या होता है 1/f। तो देखो यहाँ पर पी का मान दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, तो पी जहाँ पर हम लिख देते हैं 5, ठीक है ना, और 1 का 1 और f का f, ठीक है। अब देखो f को अगर हम इधर भेजते हैं, f को अगर हम इधर भेज देते हैं तो f बराबर कितना हो जाएगा 1/5, 1/5, और ये हमेशा होता है मीटर में। तो सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 100 से कितना देंगे भाग देंगे, 100 से इसे भाग देंगे तो 100 पलट के ऊपर जाएगा, तो 5 से 100 काट देंगे कितना होगा 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी घ नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, उसका क्षमता क्या होगा। बोल रहा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से इसकी फोकस दूरी प्लस में होगा और क्षमता भी इसका प्लस में होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम बताए थे पी बराबर, अभी बताए थे क्षमता बराबर 1/f, क्या बताए थे 1/f। जब सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं 100, जब मीटर में दिया हो तो डायरेक्ट 1/f, और जब सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर एक के जगह पर आ जाएगा 100, और f कितना है 25, तो 25 लिख देंगे, 2500 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 4 आ गया आंसर। तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 4 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता की मात्रा का डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलीय दर्पण
और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। ध्यान दो, एक दर्पण है और एक लेंस है, दोनों का प्लस है। तो देखो यहाँ पर दर्पण में किसका प्लस होता है? दर्पण में उत्तल लेंस का प्लस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस से मुख्य फोकस किधर होता है? ये साइड होता है, तो इधर प्लस और इधर माइनस। और सॉरी लेंस में। और दर्पण में भी क्या होता है? उत्तल दर्पण में फोकस किधर होता है? ये साइड होता है, तो ये साइड क्या होता है? प्लस, और ये साइड क्या होता है? माइनस। तो हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में, और यहाँ प्लस में दिया हुआ है। उत्तल लेंस में इधर होता है प्लस में, तो प्लस में यहाँ दिया हुआ है। तो यानी दोनों क्या है? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल का ही फोकस, उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी प्लस होता है, और उत्तल लेंस का ही फोकस दूरी प्लस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस से फोकस दूरी इधर होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ये साइड होता है। ठीक है ना, समझो यहाँ आसानी से तुम लोग। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर? इधर होता है प्लस। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर होता है? ये साइड होता है। उत्तल लेंस से फोकस दूरी किधर होता है? इधर होता है, और इधर होता है प्लस। तो देखो उत्तल लेंस में प्लस और उत्तल दर्पण में प्लस, तो दोनों उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण, तो दोनों ही उत्तल दर्पण। यही अवतल दर्पण रहता, अवतल दर्पण रहता तो क्या होता? माइनस हो जाता, उसका फोकस दूरी क्या होता? माइनस। अवतल दर्पण अगर होता तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? इसका माइनस होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होता है तो माइनस, और अवतल लेंस में भी फोकस मेन मुख्य फोकस किधर होता है? तो इस साइड होता है, तो माइनस। ठीक है ना, तो सिर्फ यही समानता है, बाकी बात सब उल्टा है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, सिर्फ यही समानता, बाकी सब कुछ उल्टा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? तो बताओ। तो छोटा छोटा अक्षर हमको पढ़ना है, तो सिंपल बात है, जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वही लेंस हमको लेना है। तो बताओ कौन लेंस से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि आप लोग उत्तल लेंस से पढ़े हैं कि छोटा प्रतिबिंब बनता है, और जब फोकस और लेंस के बीच होता है, प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, तो उत्तल लेंस हम लेंगे। और नज़दीक में उसको किताब को नज़दीक में रखेंगे तो उसका फोकस दूरी नज़दीक वाला होना चाहिए। तो कौन होगा? देखते हैं, तो कौन होना चाहिए देख लो आप लोग। तो यहाँ ध्यान दो, तो कौन होगा? तो 50 सेंटीमीटर वाला, कि यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ पर होगा 5 सेंटीमीटर वाला कि 50 सेंटीमीटर वाला? तो यहाँ ध्यान दो, हम लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, तो खत्म हो गया। तो क्या होगा? उत्तल लेंस होगा 50 सेंटीमीटर वाला, को नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है क्या? अगला क्वेश्चन 28 नंबर। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों ही माइनस में है। देखो ये बता दिए, फोकस दूरी क्या है? माइनस में। तो ये थोड़े बताए थे माइनस में किसका होता है? तो दर्पण में अवतल दर्पण, दर्पण में अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी किधर? अवतल दर्पण का फोकस किधर होता है? इधर होता है, इसलिए माइनस हो गया। और लेंस में भी इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, सॉरी इधर होता है माइनस, इधर क्या होता है? माइनस। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस किधर होता है? ये साइड होता है, ये साइड होता है, इसलिए ये हो गया माइनस। तो अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी माइनस होगा। ठीक है ना, तो दोनों हो जाएगा अवतल, यानी को नंबर सही हो जाएगा। अब प्लस होता तो दोनों हो जाता उत्तल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरो। पानी में तैरती हुई मछलियां अपनी वास्तविक स्थिति से दिखाई पड़ती है, ऊपर दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर दिखाई देती है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है।